Hello students, welcome to the DSEJ's online home classes. Myself Said Sujil Ahmed, teacher of Zoon Gul District Ramban. मैं आपको क्लास 10th का सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ जिसमें हम टाइटल थर्ड पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर पावर शेयरिंग पढ़ रहे हैं। लास्ट के वीडियो में हमने पावर शेयरिंग की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है पावर शेयरिंग इन बेल्जियम एंड श्रीलंका। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इसको फॉलो करिए। पावर शेयरिंग इन बेल्जियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। तो बेल्जियम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। बेल्जियम जो ये यूरोप की एक कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रसल्स है। इसका एरिया 30,528 स्क्वायर किलोमीटर्स है और इसकी पॉपुलेशन 11 मिलियन जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा बनती है। ये कंट्री पहले नेदरलैंड्स के साथ हुआ करती थी जो कि इसकी नेबर है। और कौन कौन नेबर है? जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस। 1830 में ये आज़ाद हो गई थी, वहाँ से इसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। बेल्जियम में दो मेन लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं, दो मेन लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। एक तो डच स्पीकिंग फ्लेमिश कम्युनिटी और दूसरा फ्रेंच स्पीकिंग वैलोनिया कम्युनिटी। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं उनकी परसेंटेज 40 है और डच स्पीकिंग वालों की परसेंटेज 59 है। इसका मतलब ये है कि डच स्पीकिंग लोग वहाँ मेजॉरिटी में हैं और फ्रेंच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में हैं और 1% जो वहाँ बाकी बचे वो जर्मन बोलते हैं। लेकिन इनकी जो कैपिटल है ब्रसल्स, वहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट है। वहाँ पे 80% फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। दैट मीन्स कि ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में आ गए और डच स्पीकिंग लोग माइनॉरिटी में आ गए। लेकिन ओवरऑल कंट्री में डच स्पीकिंग लोग मेजॉरिटी में है। और जो ये माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी वहाँ की, वो पहले पावरफुल और रिच हुआ करती थी जिसकी वजह से उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का बेनिफिट भी मिला। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होती है? जब किसी की लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाएं, बेहतर घर, बेहतर गाड़ी, बेहतर खाना, एवरीथिंग, उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स इम्प्रूव हो जाएं, उसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं। और उनको एजुकेशन भी अच्छी मिली। किन के कंपैरिजन में? डच स्पीकिंग लोगों के कंपैरिजन में। वो इनसे पीछे ही रह गए, उनकी डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं हो पाई, जिसकी वजह से क्या हुआ, इन दो कम्युनिटीज़ के बीच में टेंशन क्रिएट होने लगा, झगड़ा शुरू होने लगा। कब? 1950s और 60s में। अब बेल्जियम ने कैसे इसको काउंटर किया? इस प्रॉब्लम को अराइज होने से उन्होंने कैसे रोका? क्या किया उन्होंने? वहाँ की गवर्नमेंट ने इस कम्युनिटी डिफरेंस को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। 1970 और 1993 के बीच में बेल्जियन लीडर्स ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया। 4 टाइम्स। अमेंड का मतलब होता है उसमें मॉडिफिकेशन की, थोड़ी सी चेंजिंग की। और उन्होंने एक नया मॉडल बनाया गवर्नमेंट को रन करने के लिए, जिसका नाम क्या? बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्या हैं वो? चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, डच और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो इक्वल नंबर में होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला इनने ये किया कि डच स्पीकिंग लोग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में दे दी। और कोई सिंगल कम्युनिटी जो है वो डिसीजंस अकेले नहीं ले सकता। दूसरा इन्होंने क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट्स को सबॉर्डिनेट नहीं रखा सेंट्रल गवर्नमेंट के। इसका मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है उनकी पोजीशन लोअर नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले में। थर्ड, ब्रसल्स जो कि कैपिटल है बेल्जियम की, उसमें भी इन्होंने सेपरेट गवर्नमेंट बनाई जिसमें दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। किसको? डच कम्युनिटी और फ्रेंच कम्युनिटी को। फोर्थ, इन्होंने क्या किया, चलिए सेंट्रल में भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को, ब्रसल्स में भी इन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, एक और टाइप की गवर्नमेंट बनाई इन्होंने जिसका नाम क्या था? कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि पीपल को रेस्पॉन्सिबल बनाया जाए। किसके लिए? उन इश्यूज के लिए जो उनसे क्लोजली रिलेटेड है, जो उनके पास है। और इस गवर्नमेंट में लोग ही मेंबर्स होंगे। कौन लोग? जो बिलोंग करेंगे, जो बहुत सारी कम्युनिटीज के होंगे लेकिन उस सोसाइटी में रहते हैं, तो वो इसके मेंबर्स होंगे। और इसको बाकी गवर्नमेंट की तरह पावर भी दी गई। क्या पावर दी गई? कल्चर, एजुकेशन और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज के लिए इनको पावर भी दी गई।
चलिए एक छोटा सा रिकैप करते हैं। बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप की, उसकी कैपिटल है ब्रसल्स। वहाँ पे जो है पॉपुलेशन 59% डच स्पीकिंग लोगों की है और 40% फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की है। लेकिन ब्रसल्स में क्या है, 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग रहते हैं और 20% डच स्पीकिंग लोग रहते हैं। फ्रेंच स्पीकिंग लोग जबकि माइनॉरिटी में है, लेकिन वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे वहाँ पे और वो रिच भी थे, जिसकी वजह से एक टेंशन क्रिएट हो गया इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, जिसको वहाँ की गवर्नमेंट ने हैंडल किया बहुत अच्छे तरीके से। उन्होंने क्या, एक बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस लाया, जिसमें उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। ब्रसल्स में भी उन्होंने दोनों कम्युनिटीज़ को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी। और स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं उनकी पोजीशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मुकाबले लोअर नहीं होगी, सबॉर्डिनेट नहीं होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के। चौथा क्या किया इन्होंने, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा इन्होंने एक और गवर्नमेंट बनाई, कम्युनिटी गवर्नमेंट, जिसमें लोग ही मेंबर होंगे जो बहुत सारी कम्युनिटीज़ के होंगे और उस सोसाइटी के होंगे। और ये कौन से इश्यूज़ को देखेंगे, कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़, जो कि उनके बहुत क्लोज हैं, और उसके रिलेटेड इनको पावर्स भी दी गई। तो ये था हमारा बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपको ये मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, हाँ थोड़ा सा है, लेकिन इस मॉडल ने बहुत अच्छा काम किया बेल्जियम में। क्या किया, एक तो इसने जो लड़ाई झगड़ा दो कम्युनिटीज़ के बीच में होने लगा था उसको रोक दिया। दूसरा, लैंग्वेज के बेस पे इस कंट्री को डिवाइड होने से बचा दिया, वरना 59% लोग जो थे वो डच स्पीकिंग थे और 40% वो थे, वो भी ज़्यादा कम नहीं थे। तो जब ज़्यादा झगड़ा बढ़ता उससे कंट्री को डिवाइड होने का खतरा भी था, जो कि बेल्जियन गवर्नमेंट ने अपने एफर्ट्स से, अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट से बहुत अच्छे से निभाया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है ये बेस्ट एग्जांपल है पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप्स की। और यहाँ पे हमें पता चलता है पावर शेयरिंग कितनी अहम है अगर कम्युनिटी कन्फ्लिक्ट को रोकना हो तो। इससे हमें ये पता चलता है कि पावर शेयरिंग से एक कंट्री को डिवाइड होने से बचाया गया। तो पावर शेयरिंग कितनी अहम है। केस स्टडी ऑफ श्रीलंका। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्स अबाउट श्रीलंका। श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। ये एक आइलैंड नेशन है। आइलैंड क्या होता है, जिस लैंड के चारों तरफ वाटर हो और सेंटर में लैंड हो उसको आइलैंड कहा जाता है। तो श्रीलंका जो है ये इंडियन ओशन में सिचुएटेड है, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है, जो कि हमारे यहाँ हरियाणा के बराबर की है। और डाइवर्स पॉपुलेशन है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन्स फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं। लेकिन 2 मेजर सोशल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। कौन कौन, सिन्हाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स, ये दोनों लैंग्वेजेस हैं। और सिन्हाला स्पीकर्स की परसेंटेज कितनी है, 74%, और तमिल स्पीकर्स की 18%। तमिल स्पीकर्स जो हैं ये भी सब डिवाइडेड हैं 2 ग्रुप्स में, एक श्रीलंकन तमिल्स और इंडियन तमिल्स। श्रीलंकन तमिल्स का मतलब है ये वो लोग हैं जो वहीं के रहने वाले हैं, इनका ओरिजिन वहीं का है, ये श्रीलंकन तमिल्स हैं। लेकिन जो लोग यहाँ से इंडिया से गए हैं, कहाँ माइग्रेट हुए हैं, श्रीलंका में, और तमिल लैंग्वेज बोलते हैं, इनको इंडियन तमिल्स कहा जाता है। और मोस्टली जो सिन्हाला स्पीकर्स हैं बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, रिलीजन को। तमिल स्पीकर्स 18% है, और ये लोग जो हैं ये हिंदुइज्म और इस्लाम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 8% वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, उनमें दोनों इंक्लूडेड हैं, सिन्हाला स्पीकर्स भी और तमिल स्पीकर्स भी। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका हमारी तरह ही ब्रिटिश के अंडर हुआ करता था। हमें जो इंडिपेंडेंस मिली है वो 1947 को, और इनको जो मिली वो 1948 में मिली है, हमारे से 1 साल बाद। सिन्हाला कम्युनिटी जैसे हमने अभी पढ़ा कि वो मेजॉरिटी में है, तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी थी, लोगों ने वोट दिए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना। लेकिन लोगों ने किसको वोट दिया, सिन्हाला कम्युनिटी जब मेजॉरिटी में है तो उन लोगों ने सिन्हाला कम्युनिटी के ही रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और उन्होंने क्या बनाई, गवर्नमेंट। उसके बाद क्या हुआ,
गवर्नमेंट बनाने के बाद 1956 में इन्होंने एक एक्ट पास किया, एक कानून बनाया, जिसमें क्या किया इन्होंने, सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया कंट्री का। वहां पे तमिल को इग्नोर कर दिया इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1972 में। हालांकि 1948 के टाइम पे भी एक कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था जिसको सॉल्बरी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, लेकिन इन्होंने 1972 में एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो सिर्फ 6 साल तक ही रहा। उसके बाद इन्होंने फिर रिप्लेस कर दिया इसको एक नए कॉन्स्टिट्यूशन में, जो 1978 में इन्होंने बनाया। उसके बाद जो गवर्नमेंट थी उन्होंने पॉलिसीज वो अडॉप्ट की जो फेवर किसको कर रही थी, सिन्हाला कम्युनिटी को। जैसे कि यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट पोजीशन सिन्हाला स्पीकर्स को दी जाती थी, गवर्नमेंट जॉब्स में इनको प्रेफरेंस दी जाती थी, एजुकेशन में इनको प्रेफरेंस दी जाती थी। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को स्टेट रिलीजन बनाने की बात भी की, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन वहां पे ये प्रमोट भी करते हैं बुद्धिज्म रिलीजन को और प्रोटेक्ट भी किया जाता है एज कंपेयर टू हिंदुइज्म एंड इस्लाम। श्रीलंकन तमिल्स, इनको कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए वहां पे, मतलब ये इलेक्शंस के रिलेटेड भी इनके पास राइट्स नहीं थे लड़ने के लिए, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं थी इनके पास, एजुकेशन के रिलेटेड भी इनके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। इसकी वजह से श्रीलंकन तमिल्स ने एक पार्टीज लॉन्च कर दी। क्योंकि उनको पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जा रहे थे, जॉब्स में भी इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जा रही थी, ऊपर से यूनिवर्सिटी में पोजीशंस भी दी जा रही थी सिन्हाला कम्युनिटी को, इनको वहां भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही थी। तो इन्होंने पार्टीज बनाई और इनने स्ट्रगल शुरू कर दिया, जद्दोजहद करना, अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर दिया। क्या किया इन्होंने, सबसे पहली मांग इन्होंने क्या रखी गवर्नमेंट के सामने, कि जो तमिल है उसको भी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, क्योंकि ये भी वहीं के रहने वाले थे। श्रीलंकन तमिल्स इंडिया से तो नहीं आए थे, वो इंडियन तमिल्स अलग थे। इन्होंने कहा हम भी यहीं के रहने वाले हैं, तो हमें भी तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाना चाहिए। उसके बाद इन्होंने रीजनल ऑटोनॉमी की बात की। ऑटोनॉमी क्या होती है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है कि किसी भी रीजन को इंडिपेंडेंट कर दिया जाए, उनको अलग कर दिया जाए और उनको इतनी पावर दी जाए कि वो खुद को खुद गवर्न कर सके। गवर्न का मतलब होता है कि वो अपने लिए खुद डिसीजंस ले सके बिना किसी के कंट्रोल में आए हुए। तो ये भी उन्होंने मांग की, रीजनल ऑटोनॉमी। और उन्होंने क्या बोला कि हमें भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो या फिर जॉब्स को सिक्योर करने के लिए। लेकिन इतने सारे एफर्ट्स जो इन्होंने लगाए श्रीलंकन तमिल्स ने, बहुत सारी डिमांड्स पुट अप की, गवर्नमेंट ने इनको डिनाई कर दिया, खारिज कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, जबकि गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड्स को खारिज कर दिया, इनके बीच में जो है एक बदले की भावना पैदा हो गई और दो कम्युनिटीज के बीच में कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा। और वो लड़ाई झगड़ा जो है सिविल वार में तब्दील हुआ। सिविल वार क्या होता है, सिविल वार होता है जब लोग ही आपस में लड़ें, ये दो कम्युनिटीज आपस में लड़ने लगी। लेकिन जो श्रीलंका का सिविल वार था ये आर्म्ड रेबिलियन था, इसमें क्या गन्स भी यूज की गई और सारे आर्म्स यूज किए गए, आर्म्स और एम्यूनिशंस को यूज किया गया। किन किन के बीच में हुई ये वार, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम, जो तमिल श्रीलंकन तमिल से उनका ही ये एक ग्रुप था LTTE। और किसके बीच में हुआ, श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं कर रही थी, इसलिए उनको फिर इस हद तक जाना पड़ा और इनके आपस के बीच में एक वार शुरू हो गई। अब क्या किया इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स ने, इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट को मांगना शुरू कर दिया, जिसका नाम क्या रखना था इन्होंने, तमिल एलम। कहाँ पे, जो आइलैंड का नॉर्थ और ईस्ट का हिस्सा था वो। पहले क्या किया इन्होंने, पहले ये इंडिपेंडेंट स्टेट की बात नहीं करते थे, ये रीजनल ऑटोनॉमी मांगते थे। लेकिन गवर्नमेंट ने इनको ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी ना जॉब्स में, तो इन्होंने क्या किया, अब फाइनली इन्होंने इंडिपेंडेंट स्टेट मांगना शुरू कर दिया। वार शुरू हो चुकी थी इनके बीच में। वार कब शुरू हुई, वार बिगेन ऑन 23 जुलाई 1983 में शुरू हुई और ख़त्म कब हुई, मई 2009। इसका मतलब है 26 साल तक इनके बीच में वार चलती रही। 26 साल बाद श्रीलंकन मिलिट्री जो थी उन्होंने इनको डिफीट कर दिया। लेकिन इस वार का नतीजा क्या हुआ,
हज़ारों लोग मारे गए और उसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ से घर छोड़ के जाना पड़ा, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला गया। ये इसका नतीजा हुआ। अगर श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इन श्रीलंकन तमिल्स की डिमांड को पूरा किया होता तो वार होती ही नहीं। जैसे कि बेल्जियम के केस में आपने देखा है कि बेल्जियम गवर्नमेंट ने एक मॉडल लाया था, बेल्जियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस। उन्होंने कैसे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दोनों कम्युनिटीज को दी और उन्होंने भी कंट्री को डिवाइड होने से बचाया, कन्फ्लिक्ट वहां पे होने ही नहीं दिया। अगर श्रीलंका भी वैसा ही करती, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देती, चाहे वो जॉब हो या फिर यूनिवर्सिटी की पोजीशंस हो या फिर पॉलिटिकल राइट्स हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसकी वजह से हजारों लोग मारे गए। तो आपको क्या पता चलता है, हमने जो दोनों बेल्जियम और श्रीलंका की स्टोरीज पढ़ी उससे क्या पता चलता है? उससे यही पता चलता है कि दोनों जगहों पे दो कम्युनिटीज थी, एक मेजॉरिटी में एक माइनॉरिटी में, और दोनों ही कंट्रियां डेमोक्रेसी थी। लेकिन दोनों कंट्रियों ने कम्युनिटी डिफरेंस को अलग अलग तरीके से डील किया। बेल्जियम ने क्या किया, उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी, उनको इक्वल पावर्स दी, ताकि कन्फ्लिक्ट हो ही ना और कंट्री को डिवाइड होने का कोई चांस ही ना हो। लेकिन श्रीलंका ने क्या किया, मेजॉरिटी ने अपना जो है इम्पोज करना चाहा रूल, किन पे, माइनॉरिटी पे, जिससे क्या हुआ, कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया दो कम्युनिटीज के बीच में और रिजल्ट क्या हुआ, वार हुआ, सिविल वार। इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज ना करके श्रीलंका ने कितनी बड़ी गलती की, उनको कितना खामियाजा भुगतना पड़ा, कितने लोग मारे गए, कितनी फैमिलीज तबाह हो गई, घर छोड़ के जाना पड़ा। और इस पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को यूज करके बेल्जियम ने दो कम्युनिटीज के बीच में कितनी अच्छी तरीके से डिफरेंसेस मिटा दिए, दोनों कम्युनिटीज को इक्वल इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी और वो उसमें खुश रहे और कंट्री भी लिंग्विस्टिक लाइंस पे डिवाइड नहीं हुई। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप बोल सकते हैं। तब तक के लिए स्टे होम,